साथियों, आजकल आपने बंगाल में देखा होगा सरेआम हिंदुओं की हत्याएं हो रही है और दुनिया के तमाम देशों से इसके विरोध में आवाज़ें भी उठनी शुरू हो गई हैं। साथियों, इसका कारण अगर हम मूल में जाते हैं तो जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो भारत विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे, और जो रोहिंग्या हैं जो बर्मा में अर्थात म्यांमार में टू नेशन थ्योरी के आधार पर अलग कंट्री, अलग संप्रभु देश की मांग कर रहे थे, वो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में भारत में घुसे, बंगाल में पर्याप्त मात्रा में है, और इन दोनों ने मिलकर जो वहाँ जघन्य खेल खेला उसी का परिणाम है बंगाल में हिंसा। साथियों, अगर आप इतिहास पे देखें तो पहले इसका पालन पोषण वाम दल करते रहे, इसीलिए वो सत्ता पे काबिज रहे, और आज उसी नीति पर जो बंगाल की तृणमूल कांग्रेस है वो चल रही है, और यही कारण है कि सत्ता पे काबिज है। साथियों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी, जिन्ना तो चले गए, पाकिस्तान बना लिया, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक पता करें तो जिन्ना के वो साथी जो टू नेशन थ्योरी में जिन्ना के साथ थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उनके अधिकांश साथी, अधिकांश नेता मुस्लिम लीग के और उनके फॉलोवर्स वो यही भारत में रह गए। बस हुआ ये कि जो मुस्लिम लीग था उसका नाम बदल दिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की उनमें से अधिकांश पाकिस्तान नहीं गए, वो भारत में ही है, और आज भी कहीं न कहीं इन लोगों के मन में वही टू नेशन थ्योरी अभी भी घूम रही है। साथियों, इसमें एक शब्द का हम उल्लेख करना चाहेंगे जिसको कहते हैं उम्मत या उम्माह। अक्सर आपने सुना होगा, ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है राष्ट्र, नेशन। इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उम्मा का अर्थ है उम्मत अल मुमिनीन, अर्थात पूरा इस्लामी जगत। कहने का मतलब यह है कि इस्लाम एक राष्ट्र की परिकल्पना है, और जहां कहीं भी चंद्रमा पे भी अगर इस्लाम के मानने वाला है तो वो भी उस राष्ट्र का नागरिक है। और इसी परिकल्पना के आधार पर आप देखते होंगे कि दुनिया के अनेक देशों में, जैसे यमन और सीरिया, अक्सर वहां फसाद होता है, और किस हद तक होता है ये आपसे छिपा नहीं है। साथियों, बंगाल के हिंसा का कारण भी एक यही है। जो बंगाल से हिस्से जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं उसकी बात करें या कश्मीर की बात करें या केरल के मालाबार क्षेत्र की बात करें, इन तीनों जगहों पे दशा लगभग एक जैसी है। बंगाल के विषय में तो आपने डायरेक्ट एक्शन प्लान के विषय में काफी कुछ पढ़ा होगा। कश्मीर में 1990 का जब जिक्र आता है कश्मीरी पंडितों का, उसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और केरल का जो मालाबार क्षेत्र है उसके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मोपला विद्रोह के विषय में पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
और साथियों, इन्हीं 3 जगहों से मोहम्मद अली जिन्ना को पूरा समर्थन भी मिला था। साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ही मुस्लिम लीग ने सितंबर 1946 में डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा की थी। डायरेक्ट एक्शन प्लान अर्थात सीधी कार्रवाई। अब साथियों, सीधी कार्रवाई क्या हुई थी, ये आप इतिहास से पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ क्या था? इसका मकसद बलपूर्वक भारत के बजाय एक अलग मुल्क पाकिस्तान को हासिल करना था, और इस हासिल करने में इस प्लान की वजह से ही पूरे देश में दंगों की आग भड़की, कत्लेआम शुरू हुआ, जिसमें बंगाल के विषय में आप पढ़ सकते हैं। लाखों लोगों की लाशें अचानक सड़कों पर बिखरी हुई दिखाई दी। साथियों, सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया था। ये एक अभियान के तरह था। अगर हम बात करें तो यह 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ हुआ, जब मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के उकसाने पर कलकत्ता तथा बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए थे। 72 घंटों के भीतर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 20,000 से अधिक हिंदू लोग मारे गए, 30,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए थे और कई लाख हिंदू बेघर हो गए थे। कई मासूम हिंदू लड़कियों तथा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उनके परिजनों के सामने ही किया गया था तथा उन्हें और उनके परिवार को काटकर मुस्लिम लीग ने अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया था। साथियों, ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को मुस्लिमों की ताकत दिखाने के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल द्वारा डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी, जिसमें हिंदुओं तथा सिखों का भारी नरसंहार हुआ था। साथियों, इसी दंगे के बाद सबसे भयानक दंगा नोआखाली में ही हुआ था, अगस्त 1947 में। हालांकि इसकी भूमिका 1946 से ही बन रही थी। यहां का दियारा शरीफ हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धार्मिक जगह था, पर यहां के खादिम गुलाम सरवर ने हिंदुओं के खिलाफ तकरीरें करनी शुरू कर दी। तकरीरें चलती रहीं, दंगे होते रहे, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, हजारों औरतों का रेप हुआ, हजारों का जबर धर्म परिवर्तन कराया गया और नोआखाली के दंगे ने हिंसा का एक अलग रूप दिखाया था। साथियों, ये नोआखाली आजकल बांग्लादेश में है। अगर आप इसको और समझना चाहें तो आप इसे इतिहास में पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, सरदार पटेल के विषय में तो आप जानते होंगे। भारत तो आजाद हो गया, लेकिन वो मुस्लिम लीग के अधिकांश लोग भारत में ही थे और संसद में एक बार फिर उन्होंने उसी तरह का प्रयास किया। इस पर साथियों, सरदार पटेल ने कहा कि जो मुसलमान अभी भी भारत में हैं, उनमें से कई ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की है। साथियों, उन्होंने पूछा कि क्या उनका राष्ट्र रातों रात बदल गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि ये इतना कैसे बदल गया कि वे अब कहते हैं कि वे वफादार हैं और पूछते हैं कि उनकी वफादारी पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। सरदार पटेल ने पूछा था और उन्होंने कहा कि तो मैं जवाब देता हूं कि आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बात मुसलमानों को खुद से पूछना चाहिए, यह आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए, अर्थात सरदार पटेल से नहीं पूछना चाहिए। साथियों, किस्सा देश को आजादी मिलने के ठीक बाद का है। भारत तब पाकिस्तान के रूप में बहुत बड़ा भूभाग अलग हो जाने के दंश से उबरा भी नहीं था कि संविधान सभा में नए कानून बनाने को लेकर बात होने लगी। बार बार सत्र बुलाए जाते रहे और उसमें वही दिग्गज नेता अपने अपने सुझाव देते रहे। संविधान सभा सबके सुझाव सुनती और नोट करती रही ताकि उसके आधार पर सर्वोत्तम कानून बनाया जा सके।
मगर उसी दौर में मद्रास, जिसको अब चेन्नई कहते हैं, एक मुस्लिम सदस्य के पुरजोर ढंग से एक अप्रत्याशित मांग उठाई। उस सदस्य ने कहा कि भारत को मुसलमानों के लिए एक अलग चुनाव प्रणाली बनानी चाहिए और मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस समुदाय की आवाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिलेगा। साथियों, इस पर सरदार पटेल ने भरी सभा में कहा था कि देश पहले ही एक बंटवारा झेल चुका है। यदि अब भी किसी को अपने लिए अलग कानून, अलग चुनाव चाहिए तो वो पाकिस्तान जा सकता है। साथियों, सरदार पटेल ने उस समय लखनऊ के अपने भाषण में भी वो बात कही थी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। उन्होंने कहा, मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि 2 घोड़ों की सवारी मत कीजिए, एक घोड़ा चुन लीजिए। जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और शांति से रह सकते हैं। सरदार पटेल अपने भाषण में साफ शब्दों में कह रहे थे कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। साथियों, जो सरदार पटेल ने कहा वो सच था, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का निर्माण नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। और अगर मुस्लिम लीग और जो लोग पाकिस्तान बनाने पर आमादा थे, चारों तरफ कत्लेआम कत्लो गारत कर रहे थे, जब उनकी बात मान ली गई तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनमें से अधिकांश भारत में ही रह गए और उनके रहने के साथ साथ उनकी सोच भी बनी रही। शायद जो आज भी हम कहीं कहीं इसके दर्शन करते, इसको देखते हैं। साथियों, उस समय जो राजनीति थी, उस राजनीति में महात्मा गांधी और नेहरू जी का बोलबाला था। और नेहरू जी कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते यदि गांधी जी ने उनका साथ नहीं दिया होता। साथियों, एक बात यहां मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब देश में प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो यह सवाल उठाया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद होगा और जो अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन समस्या यहां थी कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद था उसे देश की जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां हैं वही चुनाव करती थी। किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित ही नहीं किया था। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का, और जो 3 बच गई थी उनमें से पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया था। इसका यह साफ मतलब था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल के पास बहुमत था और यदि सरदार पटेल कांग्रेस अध्यक्ष बन गए होते तो स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री भी वही होते। लेकिन साथियों, महात्मा गांधी ने अपना व्यक्तिगत प्रभाव डाला और सरदार पटेल को अपनी दावेदारी वापस लेने के लिए मजबूर किया। नेहरू चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने और महात्मा गांधी की भी ऐसी ही मंशा थी, इसलिए उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुना। साथियों, कारण बहुत स्पष्ट था कि महात्मा गांधी उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे जो मुस्लिम लीग, जो भारत में जो मुस्लिम लीग के नेता रह गए उनके करीबी हों और मुस्लिम लीग के ये नेता उस व्यक्ति से संतुष्ट हों। यही कारण था कि नेहरू को उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के लिए भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। साथियों, यह है हमारे भारत के राजनीतिक सफर का प्रारंभ।
और शायद ये 56 साल तक यही क्रम चलता रहा। इसको आज सोचने समझने और इस पर विचार करने, मंथन करने और इतिहास पढ़ने की जरूरत है। तभी हम कुछ समझ सकते हैं और इस देश का भला कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।